नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर रांची से है, जहां शादी में शामिल होने गई एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल करमाली को गिरफ्तार कर लिया है। पॉस्को एक्ट के तहत कई अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया है। तो रांची से खबर, जहां आरोपी विशाल करमाली की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने के लिए एक 7 साल की बच्ची गई थी, जिसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी विशाल करमाली को गिरफ्तार किया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को जेल भेजा गया। विशाल करमाली जो बरका गांव के रहने वाले थे, वो अपने ससुराल आए हुए थे बुरमुआ। वहीं से साला के शादी में गए थे, उसी से जहाँ शादी थी वहीं गए हुए थे और बच्ची को अकेला पाकर उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी के अथक प्रयास से उसको डिटेन कर दिया गया है और अभी माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर। बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां एक देवर ने कुल्हाड़ी से काटकर भाभी की निर्मम हत्या कर दी। मिर्चा चौकी थाना क्षेत्र में खैरवा पंचायत के डुंगरी टोला की यह घटना है। पुलिस ने आरोपी डेट बाबू हांसदा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि डेट बाबू के पिता की शनिवार शाम मौत हो गई थी। इसी दौरान शव के पास पहुंची रोती बिलखती भाभी को आरोपी ने कुल्हाड़ी लेकर खदेड़ना शुरू कर दिया और फिर गर्दन पर वार कर उसकी जान ले ली। डायन बिसाई की आशंका में हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मर गया था, हम तो इसी तरह मरने का समझ नहीं थे। हम लेटरिन गए थे, वहाँ पर मेरा माँ को रो रहा था। उस आवाज़ से मेरा पुत्र तो गया है, वहाँ पर गया तो रो रहा था। तो उसका मेरा देव बाबू को आया है तो मरना शुरू हुआ घर में। तो वहाँ से भाग रहा था मेरा पत्नी, वह तो दूर कर पकड़ के मर रहा था, पार से मरा। कौन वाला है? 3 जगह मरा। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर शव को रस्सी से बांधकर कुएं में फेंक दिया। घाघरा थाना के मकरा गांव की घटना है, जहां पुलिस ने उसके शव को बरामद कर लिया। मृतक का नाम नागेंद्र लोहरा था और वो बढ़ई मिस्त्री का काम करता था। 4 जून की उसकी बहन की शादी थी। रविवार सुबह जब काफी देर तक वो घर नहीं आया तो लोगों ने खोजबीन की। इस दौरान कुएं के पास उसका मोबाइल और चप्पल दिखा। इसके बाद खोजबीन के दौरान कुएं में उसका शव दिखा। उसका पैर और गला रस्सी से बंधा हुआ था और शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसे जिंदा ही रस्सी से बांधकर कुएं में डाला गया होगा। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर धनबाद से, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक का गला रेतकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल युवक गिरिडीह के धनुडी का रहने वाला नरेश यादव बताया जाता है। घायल को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती करा दिया गया है। बताया जाता है कि धनुडी जंगल में कुछ महिलाओं को नरेश बेहोशी की हालत में मिला था, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक पर हमला किसने किया, इसका भी कुछ पता नहीं चल सका है। तरह का उसके बाद उठाकर थोड़ा बगल किए। इसको हल्का हल्का होश था, लेकिन गला इस तरह रहने पर हम लोग ज़्यादा पूछताछ नहीं किए। यही अचानक पूरा कट गया। क्या लग रहा है, कौन किया है? मालूम नहीं कैसे हुआ, नहीं हुआ मालूम नहीं हुआ। गिरिडीह में रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की वजह से गिरिडीह मधुपुर पैसेंजर ट्रेन को 2.5 घंटे तक गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर ही रोक कर रखा गया। इससे नाराज यात्रियों ने गिरिडीह स्टेशन के बुकिंग काउंटर में रेल कर्मियों से पैसे के रिफंड की मांग की। इस दौरान काउंटर पर तोड़फोड़ की गई, जिसमें काउंटर का शीशा टूट गया। हालांकि कुछ यात्रियों की पहल के बाद मामले को सुलझा लिया गया और 2.5 घंटे के देरी से पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई। करीब जो है 2 घंटा से बाधित है, गिरिडीह स्टेशन में रुकी हुई है। तो सर मैं ये जानकारी सुबह वाली ट्रेन जो है, तो मैं ये जानकारी करना चाहूँ कि नियम के अनुसार तो देखा जाए तो ट्रेन तो सुबह वाला कैंसिल हो गई है, तो यात्री को पूरा पैसा रिफंड क्यों नहीं हो रहा? मेरा सवाल ये है। जानबूझ के कभी हम लोग ट्रेन रोकते नहीं हैं, बिना मतलब का कभी भी 1 सेकंड भी डिले नहीं करते हैं। कुछ कारण होता है तभी तो गाड़ी रुकती है। जैसे ही क्लियर होगा गाड़ी खुलेगी।
रांची में इन दिनों नशे के सौदागरों की गतिविधि कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मिली जानकारी के आधार पर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी काटाटोली इलाके से गांजा लेकर हरमू जा रहा था। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें 6 किलो गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गांजा की बिक्री पुड़िया बनाकर करता था। वहीं ये बात भी सामने आई है कि आरोपी को गांजा की सप्लाई बुंडू तमाड़ इलाके से होती थी। खबर धनबाद से है, जहां वासेपुर में मोबाइल दुकानदार फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। वारदात के दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 गोली अनवर खान को लगी थी। फायरिंग के आरोपी फैजान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसकी निशानदेही पर रिवॉल्वर बरामद किया गया है। एसएसपी के मुताबिक पहली नजर में खाने पीने के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी। वहीं फायरिंग में गैंग्स के भी तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कई सूत्रों से और आप लोगों के स्तर से भी यह बताया गया था कि कुछ गैंग रिलेटेड था और गैंग रिलेटेड घटना घटी है। लेकिन जो अब तक पता चला है कि लोग खाने पीने के क्रम में एक जगह जमा हुए थे, जहां जो अपराधकर्मी थे उन्हीं के द्वारा बुलाया गया था और ये वहां पहुंचा था। और वहीं जो इनके साथ जो लोग थे उन्हीं के द्वारा इन्हें गोली मारी गई है। इसमें गैंग से रिलेटेड है या नहीं है ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, इन लोगों का जो तार है वो किसी न किसी गैंग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिस संबंध में अनुसंधान हमारा चल रहा है। कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां रिहायशी इलाके में हाथी पहुंचा। रास्ता भटक करके हाथी पहुंच गया। मरकच्चो अंचल कार्यालय के पास लोगों ने हाथी को देखा। वन विभाग को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने का प्रयास भी किया। हाथी को वापस जंगल में भेजने की कोशिश की जा रही है। तो रास्ता भटक करके हाथी पहुंचा है, जिससे जंगल में भेजने की कोशिश की जा रही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। रिहायशी इलाके में रास्ता भटक करके हाथी घुसा है। मरकच्चो अंचल कार्यालय के पास लोगों ने इसे देखा है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। साथ ही ग्रामीणों ने हाथी को भगाने का प्रयास किया। हाथी को वापस जंगल में भेजने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लोग आवाज लगाते भी सुनाई दे रहे हैं। लोग हाथी को भगाना चाह रहे हैं। वन विभाग को सूचना दी गई है। जंगल में खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब बात आईपीएल के आज के महामुकाबले की। आज आईपीएल का फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस बीच रांची में चेन्नई सुपर किंग्स के समर्थक देखते ही बन रहे हैं। रांची में ऐसे भी समर्थक हैं जिन्होंने चेन्नई का टैटू तक बनवा रखा है। चेन्नई के समर्थन की एक बड़ी वजह यहां के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं। आईपीएल फैंस से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। आज आईपीएल का फाइनल खेला जा रहा है। आईपीएल में जो 2 टीमें पहुंची हैं उनमें से एक चेन्नई सुपर किंग यानी महेंद्र सिंह धोनी की टीम, और धोनी के शहर रांची में इस वक्त हम हैं और यहाँ के खिलाड़ियों में उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि आज घर बैठे ही महेंद्र सिंह धोनी को वो चीयरअप करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि 5वीं बार जब आईपीएल का ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी उठाएंगे तो इनके चेहरे पर एक अलग खुशी होगी। 4 दफा अब तक चेन्नई सुपर किंग जीत चुकी है, 5वां ये मौका होगा। सबसे पहले तो कैसा खुशी है आप लोगों को ये बताइए। बहुत ज़्यादा ही खुशी है, क्योंकि हमारे रांची के महेंद्र सिंह धोनी 5वीं बार कप उठाने जा रहे हैं। बड़ी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, किसी नहीं जीतेंगे। विकेट के पीछे से गेम बदल देंगे वो। और क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है धोनी का लास्ट आईपीएल है या खेलेंगे? खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। वो जब मन करता वो खेले, ऐसा नहीं है। ये देखिए, धोनी के फैंस है, धोनी का शहर है, हर कोई यहाँ उन्हें माही भाई के नाम से पुकारता है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? महेंद्र सिंह धोनी को। क्या लगता है कि धोनी आज क्या कमाल करेंगे? धोनी विकेट के पीछे से गेम आज बदल देंगे, जीटी को हरा ही देंगे। क्या क्या होना है आज के मैच में? किसको किसको सपोर्ट कर रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी को। सिर्फ और सिर्फ धोनी। आप किसको सपोर्ट? चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई के फैन आप भी? हाँ, चेन्नई ने कितनी दफा जीता है और इस बार का क्या हाल है? 4 बार चेन्नई ने कप उठाया है और इस बार भी लास्ट मैच में सारे फॉर्म में भी थे, जितने स्टार्टिंग के बैट्समैन थे, कॉनवे, ऋतु, सब ने अच्छा किया। तो होप किसके ऊपर आज दाव लगेगा? कौन सा गेंदबाज आज सबसे बेहतर होगा? गेंदबाज चेन्नई की तरफ से पथिराना। बल्लेबाजी किसकी बेहतर है? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज के ऊपर हर कोई इस बार दाव लगाना चाह रहा है, क्योंकि अब तक बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है। आप लोगों का कैसा लगा? किसको सपोर्ट आप कर रहे हैं ये बताइए। सीएसके को। महेंद्र सिंह धोनी को या के? आपने टैटू भी बनाया है? यस। कहाँ टैटू है आपका?
ये देखिए आप, यहाँ चेन्नई सुपर किंग का टैटू भी इन्होंने अपने दिल पर बना रखा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का शहर है और धोनी के आप समर्थक है। किसके समर्थक? MS धोनी का, CSK। आज कौन करेगा परफॉर्म, ये क्या लगा? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज, यस। आज उन पर दाव लगेगा। यस। ट्रॉफी उठाएंगे, इस 5वीं बार भी उठाएगा। 5वीं बार उन्हीं का। हाँ। तो ये तमाम वो खिलाड़ी हैं, रांची के शहर के खिलाड़ी हैं, जिनका कहना है कि इस बार ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग ही उठाएगा और उत्साह इनके अंदर साफ तौर से देखा जा सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गुमला से। 4 रिमांड होम में रह रहे 12 किशोरों ने मैट्रिक परीक्षा में पास होकर कमाल कर दिया है। सभी पास परीक्षार्थी गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले के रहने वाले हैं। रिमांड होम में रहते हुए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। इसमें से 10 परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन और 2 सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। आपराधिक घटना में शामिल होने की वजह से सभी रिमांड होम में सजा काट रहे हैं। इनकी पढ़ाई के लिए रिमांड होम की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई थी और किताब के साथ ही टीचर की भी सुविधा दी गई थी, जिसका नतीजा है कि इन्हें 54% से लेकर 70% तक अंक मिले हैं। बता दें कि गुमला रिमांड होम राज्य में पहला रिमांड होम है जहां इतनी संख्या में किशोरों ने मैट्रिक परीक्षा दी थी। 8वीं से लेकर 12वीं तक 33 बच्चे बोर्ड का एग्जाम दिए हैं। अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है और जिसपे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा संप्रेक्षण गृह से 12 बच्चे सफल हुए हैं, जिसमें से 10 फर्स्ट डिवीज़न किए और 2 सेकंड डिवीज़न किए हैं। 9 बच्चे उसमें गुमला के हैं और 3 उसमें लोहरदगा के हैं। अभी फिर 12 का रिजल्ट आने वाला है, 12 से 3 बच्चे हैं। उसी तरह बच्चे हैं, काफ़ी संख्या में हैं और सबकी उनकी पढ़ाई यही हुई है। संप्रेक्षण गृह में उनको बुक्स उपलब्ध कराया गया था। 2 शिक्षक हैं, वो लोग डेली उनको क्लासेस किए हैं, प्रैक्टिस सेट कराया गया है। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, तो इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। देश को नया संसद भवन मिल चुका है। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन हुआ। पीएम मोदी पूजन हवन के बाद सिंगोल के सामने दंडवत हुए। साथ ही संसद भवन में सिंगोल की स्थापना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के विभिन्न अधिनम संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अधिनम मठ के पुजारियों ने संसद के नए भवन में पीएम मोदी को सिंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी किया। नए संसद भवन का उद्घाटन पर बीजेपी नेताओं में खुशी है। बीजेपी विधायक ने इसे दूरदृष्टि का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2026 में परिसीमन होना है। ऐसे में लोकसभा की सीट बढ़ने वाली है, जिसके लिए नए संसद भवन की जरूरत थी। बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, जो देश की आकांक्षा है कि लोकसभा की सीटें बढ़े, राज्यसभा की सीटें बढ़े, और हम सब जानते हैं कि 26 में फिर से परिसीमन होना है देशव्यापी। तो ऐसे में एकदम ससमय, बल्कि 2-2.5 साल पहले मोदी जी ने यह काम करके बता दिया है देशवासियों को कि एक विजनरी व्यक्ति हैं, दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, और उनको बहुत बधाई। संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने पर जेएमएम ने आपत्ति जताई है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से संसद भवन के उद्घाटन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके तरीके पर पार्टी विरोध जता रही है। उन्होंने इसे लोगों का अपमान और नई परंपरा की शुरुआत बताया। साथ ही कहा कि अपमान झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। जो तरीका है, हम लोगों ने उसका विरोध किया है। उस संसद भवन का विरोध तो हम नहीं कर रहे हैं। जब देश की राष्ट्रपति, और वो भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति, जब हैं वहां पर, तो उनको आप आमंत्रित तक नहीं कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति, उनको आप आमंत्रित तक नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? शिलान्यास भी आप कर रहे हैं, उद्घाटन भी आप कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं।
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाने को जेएमएम ने आदिवासी समाज का अपमान बताया है। पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति की हठधर्मिता की वजह से ही राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि चेहरा चमकाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन तस्वीर धुंधली होते देर नहीं लगती। हठधर्मिता कि मेरा चेहरा चमके, मुझे क्रेडिट मिले, और उसके लिए संसद की परिकल्पना ही राष्ट्रपति है। दोनों सदनों को मिला करके, और उसमें आपने महामहिम एक आदिवासी होने के नाते अब तो झारखंड पूछेगा। राष्ट्रपति पद का तो आपने अपमान किया ही किया, लेकिन राष्ट्रपति पद का अपमान क्यों किया? क्योंकि एक आदिवासी महिला थी। देश कभी माफ नहीं करेगा। जरूर आपकी तस्वीरें चमक जाएंगी, लेकिन तस्वीरें धुंधली होते समय नहीं लगता है। देश माफ